हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक प्रोसेस ऑफ चेंज, जिसमें हमने कंप्लीट किया है सेक्युलराइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। और अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मेन जो पॉइंट है इस टॉपिक में पढ़ने का वो ये है कि कैसे हमारे समाज में चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारी घटनाओं के कारण, और वो घटनाओं को क्लब किया गया है एक एक पर्टिकुलर टॉपिक में जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में हर सोसाइटी पर इंपैक्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हम आज इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे मेनली वो पढ़ेंगे कि इंडियन सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण की वजह से। इससे पहले हमने सेक्युलराइजेशन की वजह से जो इंपैक्ट, जो चेंजेस आए सोसाइटी में वो हमने पढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन हमने पढ़ा और संस्कृताइजेशन हमने पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का बेसिक अर्थ जो अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो वो ये है कि पूरे पृथ्वी, पूरे वर्ल्ड के सभी देशों का आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाना, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और अन्य सभी साधनों की वजह से अगर सबका क्लोज आ जाना और एक दूसरे में आवागमन बहुत तेजी से होना, इंफॉर्मेशन का ट्रेवल बहुत तेजी से होना, पीपल का ट्रेवल बहुत तेजी से होना, इसको भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे वो एकजुटता आ गई है। अब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होना बहुत इजी हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलिंग जो हो रही है वो बहुत इजी हो रही है और बहुत फास्ट हो रही है। इन तरह की चीजों को, ये जो मैंने अभी बात आपको समझाने की कोशिश की, ये बेसिकली डेफिनेशन बनती है भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजली। यहां एक एक वर्ड की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिंग यानी जोड़ना, पूरे सारे देशों का, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनका आपस में जुड़ना और वो बहुत ही क्लोजली जुड़ना। उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो सारे के सारे। ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है भाई, जुड़े हुए तो सारे देश पहले भी थे, पहले भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, पहले भी टेलीकम्युनिकेशन होता था, सारी चीजें, इंफॉर्मेशन ट्रेवल वगैरह सब होता था। लेकिन अब उन सभी चीजों का थोड़ा और इंटेंसिफाइड हो जाना, थोड़ा और फास्ट हो जाना, उसको क्लोज रिलेशन बनाता है। और इस क्लोज रिलेशन की वजह से इसको नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ कंट्रीज का जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लेकिन उस जुड़ने को, उस उन वो जो इंटरकनेक्शन है, उस कनेक्शन का इंटेंसिफाइड हो जाना, उस कनेक्शन का बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना, उसको क्लोजनेस प्रोवाइड करता है। और उस क्लोजनेस की वजह से हम पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। अब कोई भी चीज कनेक्ट हुई है, टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो एक फ्लो होगा चीजों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है। क्या होगा? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब कोई भी सामान हो सकता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड फूड्स भी हो सकता है। फूड्स या प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी टेंजिबल आइटम जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ फ्रीली फ्लो कर रहा है, वो क्या रोल प्ले करेगा? ग्लोबलाइजेशन में रोल प्ले करेगा। कि ग्लोबलाइजेशन का एक पॉइंट है गुड्स का सभी कंट्रीज में फ्रीली फ्लो होना। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम जाते हैं लेबर पे। लेबर यानी वर्कफोर्स। दुनिया के एक देश से दूसरे देश में अच्छी वर्कफोर्स का जाना, अच्छे लेबर का जाना, क्या क्या बनाता है उसको? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बनाता है। तो सबसे पहले चीजें क्या गई? सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड गए, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट गए, ठीक है, रॉ मटेरियल्स गए, कपड़ा गया या कॉटन गया, स्पाइसेस गए या प्रीमिक्स फूड गया। ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी गुड्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बहुत तेजी से फ्लो होता है, वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड बनाने में मदद करता है। अगर वर्कफोर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, लोग दूसरी कंट्रीज में जाके जॉब करने जा रहे हैं और वहां से मनी वापस आ रही है अपने पेरेंट कंट्री में, तो वो क्या क्या, वो किसके लिए, कौन सा फैक्टर रोल प्ले करेगा? ग्लोबलाइजेशन में। अब जब गुड्स गए हैं, लेबर गई है, तो लेबर वहां जाकर क्या करेगी? काम करेगी। काम किसके साथ करेगी? फैक्ट्रीज में करेगी, इंडस्ट्रीज में करेगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज में करेगी, आईटी इंडस्ट्री में करेगी बेसिकली। ठीक है। तो जब वर्कफोर्स जा रही है, लेबर जा रहा है, तो साथ में क्या जाएगा? टेक्नोलॉजी। ठीक है। मशीन्स या मशीन्स को बनाने की जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो
उस चीज का ट्रेवल होना, उस चीज का फ्रीली फ्लो होना पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड को क्या बनाता है? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बनाता है। ठीक है, गुड्स का फ्रीली फ्लो होना किसी भी एक कंट्री से किसी भी दूसरी कंट्री में क्या करवाता है? ग्लोबलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है। अगर लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रही है, वहां जाके अपना काम कर रही है, और काम किस में कर रही है? आईटी इंडस्ट्रीज में कर रही है, या इंडस्ट्रीज में कर रही है, फैक्ट्रीज में काम कर रही है, तो वो किस पर काम करेगी? टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। तो इसके साथ गुड्स और लेबर के साथ क्या, किस चीज का और फ्लो होगा? टेक्नोलॉजी का। ठीक है, साथ में अब जब टेक्नोलॉजी के ऊपर या फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जब वर्क फोर्स काम करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो क्या जनरेट होगा? कैपिटल। तो कैपिटल का भी फ्लो कैसे होगा? जब एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है, तो वो वहां क्या दे रहा है? किस चीज का फ्लो हो रहा है? लेबर का फ्लो हो रहा है। वहां जाके वो किस पर काम कर रहा है? इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो किस चीज का फ्लो हुआ? टेक्नोलॉजी। वो यहां से टेक्नोलॉजी वहां लेकर गया, और वहां से वो पर्टिकुलर चीज सीखने के बाद वो अपनी पेरेंट कंट्री में भी उसको लेकर आएगा, उसको डिप्लॉय करेगा। अगर वो उस मशीन को नहीं लेके आता है, तो उस मशीन के ऊपर काम करने की नॉलेज को वो अपनी कंट्री में लेकर आएगा, या फिर उस मशीन को किस तरह बनाया जाता है, उस नॉलेज को वो अपनी कंट्री में लेकर आएगा। तो गुड्स का फ्लो हुआ। गुड्स में काम किसने किया? लेबर ने। लेबर ने कहां काम किया? इंडस्ट्री में। तो टेक्नोलॉजिकल फ्लो। और जब ये चीजें हो रही हैं सारी, जब मशीन इधर से उधर आ रही है, लेबर इधर से उधर जा रहा है, तो लेबर जब काम करेगा तो क्या जनरेट करेगा? कैपिटल। वो कैपिटल वो अर्न करेगा एज इनकम के तौर पर, और वो कहां भेजेगा? वापस अपनी पेरेंट कंट्री। तो चार चीजों का जो फ्लो होता है वो ही ग्लोबलाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला चीज, गुड्स, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी टेंजिबल आइटम्स हैं, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, ब्यूटी आइटम्स हो, एनीथिंग XYZ, अगर वो चीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रही है, तो वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूसरा पॉइंट, लेबर या वर्कफोर्स, अगर वो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रही है, तो वो ग्लोबलाइजेशन कर रही है। टेक्नोलॉजी का फ्लो और उसके साथ कैपिटल का फ्लो, ये सारी चीजें क्या करती हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तभी होगा जब कैपिटल का फ्लो हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, फ्रीली फ्लो हो, फास्ट फ्लो हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, कैपिटल ऐसा नहीं है कि यहां से रवाना किया और वहां पहुंचने में टाइम लगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि मशीन ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो भी जा सकती है, लेकिन मशीन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है, उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स वगैरह चाहिए होंगे, या किसी भी सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी सिर्फ हार्डवेयर के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर के लिए भी अपन यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसके टेस्टिंग के लिए, उसके डिप्लॉयमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगी, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर फ्री फ्लो होना। ये चारों पॉइंट क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन करते हैं। अगर ये चारों पॉइंट हो रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और फास्ट तरीके से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको होने में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम तो पहले भी लग रहा था, लेकिन क्या वो तब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था? नहीं था। अब ही क्यों है? क्योंकि इंटरकनेक्शन पहले भी था, लेकिन अब जो इंटरकनेक्शन हुआ है वो क्लोज्ड इंटरकनेक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। कंट्रीज को एक दूसरे पर ट्रस्ट है, बहुत ही ज्यादा इधर से उधर ट्रैवल होता है, ठीक है, क्रॉस कंट्री, और उस वजह से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण को बढ़ावा धीरे धीरे मिल रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम फोकस ये कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ चेंज। चेंज जो हो रहा है, बदलाव जो सोसाइटी में हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। वो क्या है? वो पूरी हमने डेफिनेशन इसकी यहां पढ़ी। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज वेयर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस इन अ वेरी क्लोज्ड मैनर, दे आर कनेक्टेड वेरी क्लोजली, इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधी सीधी ये डेफिनेशन लिखी जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लो, ये जो सारी चार चीजें हो रही है, ग्लोबलाइजेशन मेड वर्ल्ड वेरी स्मॉल। एक गांव की तरह पूरा वर्ल्ड हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड विलेज जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? मेक इंटरडिपेंडेंट, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड विलेज। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंट हो गया है। ये मान लीजिए 6 कंट्रीज हैं अलग अलग। ठीक है, यहां से कुछ रॉ मटेरियल यहां जा रहा है, वो यहां प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद वो यहां जा रहा है, यहां उसकी पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग होने के बाद यहां जा रहा है, इस कंट्री में जा रहा है, और इस कंट्री वाले उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इंटरडिपेंडेंट हो रही है सारी चीजें। अगर यहां पर रॉ मटेरियल नहीं होगा, या यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या यहां पर लेबर नहीं होगा,
तो यहाँ के लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से सप्लाई कम हो जाती है तो यहाँ डिमांड उतनी ही रहेगी और प्राइस हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड की हर एक कंट्री जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है, इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, वो उस पर निर्भर करता है और एक कंट्री दूसरी कंट्री पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर कहीं पर भी सप्लाई चेन में कुछ भी डिसरप्शन आता है किसी भी एक जगह पर, या यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में कोई गैप आ गया, ठीक है, या यहाँ पर पैकेजिंग के लिए कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया, ये जो पैकेजिंग का मटेरियल आता है ये इस कंट्री से यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पैकेजिंग हो रही है लेकिन ये कंट्री पैकेजिंग करवा ही नहीं पा रही। कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक मोबाइल के पार्ट्स बना रही है, लेकिन वो मोबाइल जो है, वो पर्टिकुलर फोन जो है, वो असेंबल हो रहा है किसी थर्ड कंट्री में, तो आप, और मार्केट उसका है फोर्थ कंट्री में। ठीक है, तो अगर असेंबलिंग यूनिट लेबर वर्कफोर्स पूरी है उस सेकंड कंट्री में जहां पर मोबाइल असेंबल होगा, लेकिन अगर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे तो क्या होगा, या अगर फोर्थ कंट्री में उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की डिमांड ही जीरो हो गई तो क्या होगा। इस तरह से ये चारों कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है। ये चारों कंट्रीज एक दूसरे के लिए एक डिमांड एंड सप्लाई का इस तरह का ताना बाना, एक इस तरह का जाल क्रिएट करती है कि ये सारी कंट्रीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। पार्ट्स आएंगे एक कंट्री से, असेंबल होगा दूसरी कंट्री में और सप्लाई होगा थर्ड कंट्री में। अगर थर्ड कंट्री में डिमांड ही नहीं है तो इन पार्ट्स का और इस असेंबली का कोई मतलब नहीं है। अगर सेकंड कंट्री में वर्कफोर्स नहीं है, ठीक है, जहां पर वो असेंबल हो रहा है, असेंबल करने वाले कोई नहीं है, तो वहां की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये सेकंड कंट्री असेंबल्ड मोबाइल फोन वहां प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। अगर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फर्स्ट कंट्री के जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं हुए, फर्स्ट कंट्री में ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि पार्ट्स बन पाए, तो क्या होगा, सेकंड कंट्री भी की लेबर जो वर्कफोर्स है वो भी बैठी रहेगी, उसके पास कोई काम नहीं होगा, और जो थर्ड कंट्री है जहां डिमांड है उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की, वो डिमांड भी पूरी नहीं हो पाएगी, सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से प्राइस हाइक होगा। तो ये सीधे सीधे इस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसी वजह से, इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या हुआ है, ये एक ग्लोबलाइज्ड विलेज बन गया है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है वो जागृत हुई है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, क्योंकि विश्व ही इतना छोटा हो चुका है कि वो परिवार की भूमिका निभा रहा है, वो एक ग्लोबलाइज्ड विलेज हो गया है। आगे चलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंजेस आए। चेंजेस क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, कल्चर में चेंज हुआ, पॉलिटिक्स में चेंज हुआ, इकोनॉमिक्स में चेंज हुआ। ये सारी चीजें हम पढ़ ही क्या रहे हैं, टॉपिक ही हमारा क्या है, चेंज इन सोसाइटी। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारे चेंजेस आए। बेसिकली हमने फोकस करना है सोसाइटी पर, लेकिन सोसाइटी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स पे भी तो डिपेंड करती है, वो वहां के कल्चर पर भी तो डिपेंड करती है, इकोनॉमी पर भी डिपेंडेंसी रहती है। तो इस तरह से हम अब आगे आने वाले जो भी हम चीजें पढ़ेंगे उसमें ये चीज पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पर्टिकुलर सोसाइटी पे, वहां की पॉलिटिक्स पे, वहां के कल्चर पर और इकोनॉमिक्स पर क्या क्या चेंजेस आए। बेसिकली ये 4 डायमेंशंस होती हैं ग्लोबलाइजेशन की। जब भी ग्लोबलाइजेशन होता है तो वो 4 तरीके से उस पर्टिकुलर जगह को इंपैक्ट करता है। पहला, पॉलिटिक्स, वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई, डिमांड सप्लाई का गैप जो है वो कैसे फिल हो रहा है, और वो किस तरह फिल हो रहा है, कितना जल्दी फिल हो रहा है, वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। टेक्निकल चेंजेस कैसे आए, कि हमें कैसे टेक्नोलॉजी एक दूसरी कंट्री से सीख के, डेवलप्ड कंट्री से सीख के डेवलपिंग कंट्रीज किस तरह टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रही हैं, वो सारी चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सोशल और कल्चरल चेंजेस, कि किस तरह एक देश का जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में किस तरह फैला है, कितनी स्पीड से फैला है और किस तरह उसको अपनाया गया है, वो सारी चीजें हम इन डायमेंशंस में पढ़ेंगे, किस तरह से किन किन डायमेंशंस में चेंज हुआ। सबसे पहले इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें, अर्थव्यवस्था में किस तरह के बदलाव आए, तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरडिपेंडेंसी अपॉन नेशंस, ये क्या हुई, इंक्रीज हो गई। इंटरडिपेंडेंसी मैंने वैसे ही आपको बताया कि ये 3 कंट्रीज हैं, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी। ए में कॉटन,
उग रहा है, ठीक है, कॉटन की खेती हो रही है, कॉटन उग रहा है, यहां से कॉटन जाता है बी में, ठीक है, बी में कॉटन मिल्स है, इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रियल नेशन है, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल डेवलप्ड नेशन है, और ये एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नेशन है जहां पर क्या है, मार्केट, ठीक है, ये यहां पर प्रोसेस कर रहा है इसको, कॉटन को, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, क्लोथ में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्लोथ्स कहां जा रहे हैं, यहां, ठीक है, या फिर इसको और अपन एक पॉइंट और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किस तरह से, कि यहां कि सी में क्या हो रहा है, सी में जीन्स बन रही है, ठीक है, या शर्ट बन रही है, ठीक है, अपन शर्ट का एग्जांपल लेते हैं, और डी में यहां है मार्केट, ठीक है, बी में क्या हुआ, यहां पर कॉटन आ रहा है, कॉटन से यहां पर बन रहा है क्लोथ, कॉटन का क्लोथ, यहां पर बन रही है शर्ट, और यहां पर क्या है, मार्केट है इसका, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि कॉटन यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है बी में, बी में इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो कॉटन से क्लोथ में उसको कन्वर्ट कर रही है, फैब्रिक में उसको कन्वर्ट कर रही है, यहां से रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चरल डोमिनेटिंग कंट्री है, यहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की डेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉटन यहां पर एक्सपोर्ट किया, ठीक है, यहां पर कॉटन पहुंचने के बाद ये कंट्री जहां पर स्पिनिंग मिल्स है या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उन्होंने उसको कॉटन को किसमें कन्वर्ट किया, फैब्रिक में, फैब्रिक कन्वर्ट होने के बाद वो यहां आया सी में, सी में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो उस फैब्रिक को खरीद रही हैं और उनसे शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ठीक है, शर्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद यहां पर डी में या ई में मार्केट है, ये सी जो है ये ई को भी दे रही है, हो सकता है सी से शर्ट वापस बी में भी जा रही हो, या सी से शर्ट वापस ए में भी जा रही हो, तो इस तरह से ये जो जाल यहां पर बना है, ये चीजें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही होती है जितनी और अदर फाइनेंशियल ईयर्स में हो रही थी, तो क्या होगा, ये उतनी क्वांटिटी में कॉटन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो ये उतनी क्वांटिटी में फैब्रिक नहीं जनरेट कर पाएंगे, फैब्रिक नहीं बनेगा तो शर्ट्स कम होंगी, यहां डिमांड जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस हाइक हो जाएंगे। तो किस तरह से कंट्री ए में अकाल पड़ने से कंट्री ई, कंट्री डी और बाकी सारी कंट्रीज में शर्ट का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो गया। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, हम इस छोटे से एग्जांपल को हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पूरा जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिकली क्लोज आया है, आपस में इकोनॉमिकली जुड़ा है, और ग्लोबलाइजेशन के ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है कि सारे देश जो है वो इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। इस इंटरडिपेंडेंसी से और क्या हुआ है, क्वालिटी। अगर बी देश जो है वो फैब्रिक बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, लेकिन ए में क्या है, ए में कॉटन मिल्स है ही नहीं, ठीक है, वो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में है, वो बहुत ही हाई अच्छी रेट्स में कॉटन एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ, हर देश की जो यूएसपी है, हर देश की जो महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं उनका यूज करते हुए हम एक बेस्ट क्वालिटी की शर्ट हमें अवेलेबल हो रही है मार्केट डी में और मार्केट ई में। अगर ये मार्केट ए ही तो कॉटन उगाता, इसमें तो ये परफेक्ट है, लेकिन फिर यही फैब्रिक में उसको कन्वर्ट करता, फिर उसको शर्ट में कन्वर्ट करता, शर्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद वो आगे जाती, तो क्या होता कि कॉटन की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया थी, कॉटन की रेट्स भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल हो ना होने की वजह से जो शर्ट की क्वालिटी होगी या तो वो डाउन होगी या फिर शर्ट की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। यहाँ बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क में प्रोडक्शन होने की वजह से और अच्छी क्वालिटी की मशीन्स वगैरह होने की वजह से बल्क में प्रोडक्शन में वो वहां बेच रहे हैं और क्वालिटी शर्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में उनकी सप्लाई हो रही है। इस तरह से क्या हुआ है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री की जो कमियां हैं उसको पूरा किया है और जो भी उनकी नीड्स एंड डिजायर्स थी उनको फुलफिल किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस तरीके से हम यहाँ पर ये समझ पाए कि कैसे कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हुई है, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि भाई एग्रीकल्चर कंट्री था ये, यहां तो सिर्फ खेती हो रही थी, लेकिन उस खेती को भी इन्होंने यहाँ एक्सपोर्ट करके और बहुत ही अच्छी कमाई की। ये तो डेवलप्ड कंट्री है, सी भी डेवलप्ड कंट्री है, शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये भी डेवलप्ड कंट्री है, अच्छा मार्केट है इसके पास, ये महंगी महंगी शर्ट्स खरीद रहा है, लेकिन
पुअर कंट्री जो था ए, जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, उस कंट्री ने भी क्या किया, यहां से मनी उसके पास पहुंची और ग्रोथ हुआ इन पुअर कंट्रीज। अब ये इस मनी से चाहे तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही और अच्छे से बढ़ावा दे सकता है, और चाहे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर को भी बढ़ा सकता है, वो इसकी इंटरनल मैटर है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस पूरी इंटरडिपेंडेंस की वजह से ग्रोथ हुई कहां पर, पुअर कंट्रीज में। और जब ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, अगर ये कॉटन यही इंटरनली यूज होता तो शायद इसको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना कैपिटल इसको एक्सपोर्ट करने पर मिला है। तो जब ग्रोथ हुई है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, पॉपुलेशन उतनी है, जीडीपी बढ़ गई, क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, हर एक व्यक्ति की आय जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये कॉटन अपने ही देश में बेचता तो इसको 100 रुपए पर केजी मिलता, अगर इसने बाहर एक्सपोर्ट किया है तो उसको 150 या 200 रुपए पर केजी मिला है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, एंड इट मेक्स लाइफ डिग्निफाइड, कि ये और अच्छी लाइफ जीने लग गए, किसान जो है वो और अच्छे से फर्टिलाइजर्स का यूज करने लग गए या और ज्यादा क्वालिटी एग्रीकल्चर में देने लग गए, और खुद की लाइफस्टाइल भी उनकी बढ़ी है, खुद की उनकी मंथली इनकम, एनुअल इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम उस देश की और जीडीपी उस देश की बढ़ी है, तो ग्रोथ हाई हो गई। इंटरडिपेंडेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया। रिच नेशंस जो है इन्वेस्ट इन पुअर नेशंस, इट प्रमोटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब यहां पर क्या हो रहा है, कंट्री डी को यह पता चला कि कंट्री ए से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन आता है जो हमें शर्ट्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन कभी ये पता चला कि हमें इनकी डिमांड जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये चीज देखी कि कंट्री ए से इतना बढ़िया कॉटन आ रहा है तो क्यों ना हम कंट्री ए में फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज लगा के एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का यहां पर सप्लाई की जाए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और ज्यादा बढ़े, कॉटन का प्रोडक्शन और ज्यादा हो, और वो कॉटन जब हमारे पास पहुंचे तो हमारी जो डिमांड है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके। या फिर जो शर्ट हमें बहुत महंगी रेट्स में अवेलेबल हो पा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से क्वांटिटी कम आ रही है, उस क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट कर दे, क्यों ना कंट्री डी या कंट्री ई जिसके पास बहुत अच्छा मार्केट है, जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, वो क्या करे, वो इन्वेस्टमेंट करे कंट्री ए में इन्वेस्ट करके, और वहां पर एनपीके फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज खोल दी, वीडीसाइड की इंडस्ट्री खोल दी, और बाकी सारे प्रोसेसिंग सिस्टम्स वहां पर खोल दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत किया गया, जिससे ये एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ का और मजबूत हो सके। तो इससे क्या हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज ने पुअर कंट्रीज में ग्रोथ को शुरू करने में मदद की, ठीक है। ये खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं था ये, लेकिन इनकी मदद से अब ये उस लेवल पे कॉटन प्रोडक्शन कर सकता है जिस लेवल पे ये खुद नहीं कर सकता था। तो इस तरह से क्या हुआ, रिच नेशंस जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पुअर नेशंस में, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, और ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, ताकि उनकी सप्लाई मेंटेन रह सके, ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रह सके, ताकि उनकी जो भी रेट्स वगैरह हैं वो सही से उन तक पहुंच सके प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा, इंटरडिपेंडेंट हो गए, ग्रोथ हो गई, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें चल रही हैं, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स हमने पढ़े, ठीक है, इकोनॉमिकली। अब क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो एमएनसी कमा रही है। भाई यहाँ पे अगर डी जो है वो यहाँ पर अगर कोई कंपनी लगाती है ए में, बी में, सी में फर्टिलाइजर की, या वो स्पिनिंग जेनी लगाती है, या कोई और कुछ भी लगाती है, ठीक है, कोई भी कंपनी लगाती है, तो वो क्या इंश्योर करेगी कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में प्रॉफिट हो, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट है वो उसका मार्जिन जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना एमएनसी को ही फायदा पहुंचेगा। तो वो क्या इंश्योर करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट इंश्योर करते हैं। इससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी होगा, कि अगर उन्होंने यहां पर कोई एमएनसी लगा भी दी है, यहां पर कोई फैक्ट्री लग भी गई है, तो उसका सारा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कहां जाएगा, डी के पास जाएगा। वो सिर्फ एक इनडायरेक्ट बेनिफिट देना चाहेंगे ए को, क्योंकि ए में मार्केट ज्यादा था, किसका, उनको पता था कि ए में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, तो उन्होंने फैक्ट्रीज यहां पर डिप्लॉय की, किसकी, फर्टिलाइजर्स की, वहां पे उन मार्केट कैप्चर किया, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट यहां नहीं जा रहा, वो प्रॉफिट सीधा डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहा है। तो जो एमएनसी है उनकी पेरेंट कंपनी बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज रहती है। डेवलप्ड कंट्रीज रहने की वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, की सारा मनी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही जा रहा है। स्वदेशी कंपनीज हो रही है, एमएसएमई हो रही है, वो खत्म हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं अपन
कि यहाँ ये जो बी कंट्री थी, इस बी कंट्री में एमएसएमई थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, वो सब छोटे लेवल पे काम करते थे कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने यहाँ, जब डी और ई जो बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, अच्छी कंट्रीज हैं, उन्होंने जब यहाँ फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री डाली और उनको प्रॉफिट मिला, तो उन्होंने बी में भी बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहां पर इंस्टॉल कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ मिली, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो एमएसएमई थे, जो स्वदेशी कंपनीज थी, जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, जिनके पास छोटी मशीन्स होती थी, जो पर घंटे सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर फैब्रिक जनरेट कर पा रही थी, वो सब बंद हो गई, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, जिनमें ऐसी ऐसी मशीन्स थी जो एक ही घंटे में 200 स्क्वायर मीटर फैब्रिक जनरेट कर सकती थी, तो उससे इनडायरेक्टली नुकसान क्या हुआ कि जो स्वदेशी कंपनीज थी उनको बंद होना पड़ा, ठीक है। जो रीजनल कंपनीज थी, जो एमएसएमई थी, वो क्लोजिंग शार्पली हो गई, क्योंकि सीधी सीधी बात यहां पर कंपटीशन की होती है। अगर कोई और एमएनसी जो है, जो ब्रॉड लेवल पर खेल रही है, उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, उसके पास वर्कफोर्स ज्यादा होगा, उसके पास वर्कफोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, वो हर चीज में कंपटीशन देगी, और स्वदेशी कंपनीज उस कंपटीशन को नहीं झेल पाएंगे, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर सामने आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव पॉइंट हमें सामने आया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर को ये प्रमोट करेंगे, जहां पे लेबर सिक्योरिटी नहीं के बराबर है, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन के जैसे फेजेस में चल रहा होता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, पूरी जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, टाइमिंग सेट होती है, सारी चीजें सही चलती हैं, ठीक है, आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, वेजेस वगैरह प्रॉपर फॉर्मेट पे मिलते हैं, सब कुछ सही मिलता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता, और ग्लोबलाइजेशन मेजरली इनफॉर्मल सेक्टर को प्रमोट करता है, जिसमें लेस लेबर सिक्योरिटी है, तो यहाँ लेबर प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है। 7th पॉइंट हम देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन। कि क्या हुआ, डी और ई कंट्रीज जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे के दम पर, अपनी इकोनॉमी के दम पर एक बढ़िया मार्केट क्रिएट किया हुआ है, वहां से वो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो देख रहे हैं कि ए में फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, तो वहां पर एक एमएनसी डाल दी। जैसे ही देख रहे हैं कि बी में बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहां पर एक फैक्ट्री डाल दी, या शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल दी। तो ये क्या होता है कि पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने की एक तरीके से धीरे धीरे चीजें शुरू हो जाती हैं, जो बहुत आगे तक पहुंच जाता है अगर उसको काउंटर नहीं किया जाए। और ये बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ता है, कि जो डी और ई कंट्रीज थी, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी, वहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी होगा, वहां मनी धीरे धीरे ज्यादा जाएगी। यहाँ जो ए और बी और सी कंट्रीज थी, वो मीडियम लेवल की कंट्रीज थी, वो पुअर कंट्रीज थी, तो उनमें क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज थी, तो उनमें क्या हुआ कि उनका जो प्रॉफिट था जितना भी, वो भी कहां चला गया, डी और ई में। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हुआ, एमएनसीज ही पूरा प्रॉफिट खा रही हैं, और स्वदेशी कंपनीज, एमएसएमईज जो थी, वो बंद हो रही हैं धीरे धीरे, और इससे इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है। मार्केट में इस तरह का कंपटीशन बना दिया जाता है, इस तरह की ब्रांडिंग कर दी जाती है कि सिर्फ एमएनसीज के का ही सेल इंक्रीज होती है, बाकी सब डाउनफॉल पे चलता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में, कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन है वो इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसमें सीधी सीधी बात हम देखें तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जीडीपी एक दूसरी कंट्रीज की बढ़ जाती है, पुअर कंट्रीज में भी जीडीपी बढ़ती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगा, डिग्निफाइड लाइफ लोग जी पाएंगे, लाइफस्टाइल लोगों की बहुत अच्छी हो पाएगी। ये सारी चीजें इकोनॉमिक चेंजेस जो होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो हम यहाँ पर एक तरह से देख रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है कि एमएसएमई और ये सारी चीजें बंद होने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि एमएनसीज वगैरह वहां कंपटीशन देती है, एमएनसीज वहां पर बहुत ज्यादा काम करती है, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी की तरफ जाता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है पुअर कंट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डायमेंशन का, लेकिन मोटे मोटे हमने यहाँ पर 7 पॉइंट देखे, जो हमें ये बताता है कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सीधे सीधे उस क्वेश्चन को फ्रेम करने का आपका तरीका ये रहेगा। सोशियोलॉजी में 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर मैंने आपको बता दिया, सोशियोलॉजी ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है
तो सीधा सीधा ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में सीधी सीधी 6 लाइनें आपको दी होगी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लाइन लिखी जाएगी, उसके बाद 6 पॉइंट लिखे जाएंगे। ऐसा ना हो कि सारे के सारे 6 पॉइंट पॉजिटिव हो, ऐसा भी ना हो कि सारे के सारे 6 पॉइंट नेगेटिव हो। आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है। 3 पॉइंट पॉजिटिव डाल दीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द नेशंस बढ़ रही है। और 3 पॉइंट आप नेगेटिव उसमें डाल सकते हैं कि एमएनसीज जो है उनका बहुत ज्यादा डोमिनेशन हो जाता है, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, स्वदेशी कंपनीज होती है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा इससे बढ़ती है, लेबर इनसिक्योरिटी हो जाती है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का बोलबाला वहां पर हो जाता है जहां भी ग्लोबलाइज कोई कंट्री होती है। तो इस तरह से हमने ये हर डायमेंशन में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा सकता है, और हर डायमेंशन में आप अगर लिखें, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन हो, चाहे वो सोशल एंड कल्चरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है। 3 पॉइंट अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में आपको उसको लिखना है। सीधे सीधे 6 लाइनें लिखिए आप, फर्स्ट 3 लाइन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, नंबरिंग करके पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, और लास्ट जो 3 लाइन्स होगी वो आप नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी लाइन बचती है तो फाइनल आप एक कंक्लूजन एक लाइन में उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। इट प्रमोटेड इंटेलेक्ट एंड रेशनैलिटी। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कल्चर्स आपस में मिले। ठीक है, लोग इधर से उधर गए, टेक्नोलॉजी इधर से उधर हुई, कैपिटल इधर से उधर हुई, तो लोगों ने फोन पर बताया या बुक्स लिखी या मूवीज रिलीज हुई जिनसे पता चला कि वहां के लोग, वहां का कल्चर, वहां की सोसाइटी इस तरह की है। इन सब चीजों से क्या हुआ, जब वहां की लिखी हुई राइटर्स के बुक्स हम इंडिया में पढ़ रहे हैं या किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हैं, तो लॉजिक जो है हम वो ढूंढने की वहां कोशिश कर रहे हैं। हम अभी तक जो लिटरेचर पढ़ रहे थे वो एक कन्फाइंड लिटरेचर पढ़ रहे थे कि हमारे ही देश के राइटर थे, उनकी ही सोच वापस रिपीटेटिव फॉर्म में हम उसी तरह का लिटरेचर अब तक पढ़ रहे थे या उसी तरह की मूवीज पढ़ रहे, देख रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हुआ तो अलग अलग तरह के राइटर्स, अलग अलग तरह के जो कल्चर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नेशन से रिलेटेड हैं, उन सब का लिटरेचर हमें पढ़ने को मिला, उन सब की मूवीज वगैरह हमें देखने को मिली। ठीक है, और इन सब चीजों से क्या बढ़ा, इंटेलेक्ट बढ़ा, हमारी मॉडर्न एजुकेशन जो है वो चेंज हुई ड्रास्टिकली। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकल अप्रोच को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया गया, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंक्लूड किया गया, साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, इंग्लिश पर फोकस किया गया। और इन सभी चीजों की वजह से जो इंग्लिश लिटरेचर हमें पढ़ने को मिला या और कोई भी चीज हमें पढ़ने को मिली, उससे हमारा माइंड ओपन हुआ बहुत ज्यादा, और इंटेलेक्ट हमारा बड़ा, रेशनलिटी हमारी बड़ी, हमें ये सोचने समझने की क्षमता हमें मिली कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है वो कितना सही है और जो गलत है वो कितना गलत है। ये सारी रेशनल थिंकिंग, रेशनल अप्रोच की वजह से हुआ, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की वजह से हुआ। सोशल इवल्स, जब हम इंटेलेक्चुअल हुए, जब हम रेशनल हुए, जब हम लॉजिक के साथ किसी भी चीज को सोचने लगे, जब हमारे पास साइंटिफिक एबिलिटी हमें मिली, तो क्या हुआ, सोशल इवल्स पर हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रहार किया कि भाई ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो क्यों गलत हो रहा है, वो उससे सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें हमें पढ़ने को मिली, और उस पढ़ने से हमने सोशल इवल्स को खत्म किया, सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया। विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिला सशक्तिकरण। अब ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे हुआ, महिला सशक्तिकरण ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसे हुआ कि हमें विमेन एजुकेशन बहुत ज्यादा वो हुई, बहुत ज्यादा मिलने लगी। ठीक है, विमेन जो है वो बहुत ज्यादा चीजें देखने लगी बाहर आउटर वर्ल्ड में कि हो क्या रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देख रहे हैं तो एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले इंदिरा गांधी। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी से पहले ही एक एग्जाम्पल सेट हो चुका था श्रीलंका में, कि वर्ल्ड की जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीलंका में बनी थी। ठीक है, इन 1960। तो ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल था, पहली बार ऐसा हुआ था पूरे वर्ल्ड में 1960 में कि किसी कंट्री की पूरी बागडोर, पूरी पॉलिटिक्स एक महिला के हाथ में हो और महिला उसको लीड कर रही हो। उसके बाद अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो मदर टेरेसा हो, कल्पना चावला हो, है ना, सुनीता विलियम्स हो, एस्ट्रोनॉट जो है, ठीक है, और एंजेला मार्केल है, मिशेल ओबामा जो फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका थी, प्लस अभी बहुत सारी बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, विमेन एम्पावरमेंट के इतने सारे एग्जाम्पल सामने आए जो महिलाओं को मोटिवेट करने लगे कि हमें भी सोसाइटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, नेशनल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और इस वजह से
ये चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमें लेकर गई, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इंडियन कल्चर स्प्रेडेड इन वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन कल्चर क्या था? इंडियन कल्चर जैसे योगा, योगा 21 जून वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते हैं, और वो चीज पूरे वर्ल्ड में किस तरह फेमस हुई, किस तरह उसको इंपॉर्टेंस मिली, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये संभव हो पाया कि पूरा वर्ल्ड आज एक साथ बैठकर 21 जून को सुबह योगा करता है। वो योगा जो है वो कौन से कल्चर का पार्ट है, कौन से सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर का पार्ट है, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही फेमस हुआ। डीप रूटेड स्पिरिचुअल हेरिटेज। ठीक है, कि आज भी बाहर से लोग आते हैं गंगा आरती देखने, ठीक है, या मंदिरों को विजिट करने, या और भी जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी कल्चर से रिलेटेड हैं, जो हमारे हेरिटेज से रिलेटेड हैं, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो सब चीजें बाहर तक फेमस हुई। किस वजह से हुई? सिर्फ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की वजह से। ठीक है, कल्चरल सुप्रीमेसी, ये एक बहुत ही, अब यहाँ पे वही बात है कि हमने सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता वर्ल्ड में, दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है। हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं चीजें। तो यहां तक हमने सब कुछ पॉजिटिव पढ़ा। ठीक है, इंटेलेक्ट हो गया, रेशनलिटी हो गई, सोशल इवल्स हो गई। सोशल इवल्स में हम डिस्क्रिमिनेशन भी देख सकते हैं कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो कम हो गया, वो खत्म हो गया, इनइक्वालिटी खत्म हो गई। ठीक है, कि जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन होता था या कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, इंडियन कल्चर योगा स्प्रेड हुआ वर्ल्ड में, डीप रूटेड स्पिरिचुअल नॉलेज, मंदिर को विजिट करने आ रहे हैं टूरिस्ट, ठीक है, ताजमहल विजिट करने आ रहे हैं, या गंगा आरती वो विजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हुई? ये प्रमोशन मिला। कल्चरल सुप्रीमेसी यहां पर देखने को मिली कि वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था बाकी सारे कल्चर्स पर, कि उनको ये बताया गया, ये महसूस कराया गया कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा एडवांस है, वो रेशनली उनकी थिंकिंग बहुत एडवांस है, वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज्यादा आगे हैं, इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इससे क्या हुआ? वेस्टर्नाइजेशन को जन्म दिया गया कि सब मिमिक करने लगे वेस्टर्न कंट्रीज को, वहां के कल्चर को अपनाने लगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, अपनी चीजों को छोड़कर वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगे। और एक ये दिमाग में माइंडसेट हो गया कि वो जो कल्चर है वो हमसे सुप्रीम है, वो हमसे बेहतर है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उन्होंने कल्चरल सुप्रीमेसी की तरफ दुनिया को ढकेला। ये एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिक्स हो गई कि अगर अमेरिकन कल्चर में कोई चीज हो रही है तो वो सही है, उसको हम मिमिक करेंगे, वहां के म्यूजिक को हम अडॉप्ट करेंगे, वहां की जो मूवीज हैं वो जिस टॉपिक पे जिस थीम्स पर बन रही हैं उन्हीं थीम्स को हम यहाँ कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंज्यूमराइजेशन को बढ़ावा दिया गया कि भाई चीजें भौतिकवादिता की तरफ बढ़ी, चीजें कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, ये सारी चीजें जो थी भौतिकवादिता की तरफ दुनिया आगे बढ़ी। सिर्फ किस लिए? वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। और वेस्टर्नाइजेशन का होना मेन पॉइंट यही है कि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि वो जो कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है, हमसे सुप्रीम है। तो इस तरह की जो थिंकिंग थी उस वजह से क्या हुआ कि चाहे वहां की चीजें सही थी, चाहे वहां की चीजें गलत थी, चाहे हमारा कल्चर सही था, लेकिन इस कल्चरल सुप्रीमेसी की वजह से हमारा यूथ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अट्रैक्ट हुआ वेस्टर्न कल्चर की तरफ, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। ठीक है, इट क्रिएटेड इश्यू ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस कैसी हुई कि वहां के कल्चर को देखने के बाद, वेस्टर्न कल्चर को देखने के बाद, या किसी और पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर को देखने के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और ये सारे कल्चर्स को हमारे यूथ या हमारी जो एडोलेसेंट जो जनरेशन है, जो नई जो जनरेशन है, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उन्होंने जब इन चीजों को देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि हमारे कल्चर में तो ऐसा होता है लेकिन वहां लोग ऐसा करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या था कि दे आर बेटर देन अस, कल्चरल सुप्रीमेसी की बात वहां पर आई। तो वो लोग डाउट करने लगे, हमारे इंडियन सोसाइटी के बच्चे या ये सारी चीजें वो डाउट करने लगे, क्या जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी में जो बातें चल रही हैं वो गलत हैं और वो चीजें सही हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक अंधे तौर पर एक रेस मच गई वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, वेस्टर्न कल्चर को मिमिक करने के लिए, जिससे क्या हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज में आइडेंटिटी क्राइसिस लेकर आई, डेवलप्ड कंट्रीज लेकर आई आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, इट एनहेंसेस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है, कि दो कल्चर्स जो हैं वो आपस में नहीं रह सके।
पहले क्या था, सब सेपरेट एंटिटीज थी, लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ सब पूरा वर्ल्ड क्लोज आ गया, सारी कंट्रीज क्लोज आ गई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज, ट्रेड वगैरह होने लगा, वर्कफोर्स इधर से उधर होने लगा। तो कंट्रीज जब क्लोज आ रही हैं तो दो कंट्रीज के कल्चर भी क्लोज आ रहे हैं। इस तरह की क्या हो रहा है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आया कि यूरोप में अलग कल्चर है, वेस्टर्न एशिया में अलग कल्चर है, और ये दोनों कल्चर जब पास में आए तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुई। कल्चरल सुप्रीमेसी की वजह से एथिकल वैल्यूज जो हैं वो डिक्लाइन हुई। कल्चरल सुप्रीमेसी क्या थी कि वेस्टर्न कंट्रीज आर सुपीरियर देन अस। ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इंडियन यूथ के या सोसाइटी में प्रिवलेंट हुई। इस माइंडसेट की वजह से, कल्चरल सुप्रीमेसी की माइंडसेट की वजह से हमने वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत ही तेजी से हम लोग अग्रसर हुए। कल्चरल सुप्रीमेसी ने क्या दिया, वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन ने क्या दिया, कंज्यूमरिज्म। चीजें सिर्फ कैपिटलिस्टिक हो गई, सिर्फ ये हो गया कि पैसा ही सब कुछ है, कंज्यूमराइजेशन की तरफ बढ़ावा मिला। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ये मान बैठे कि उनका कल्चर बढ़िया है तो हम उनको मिमिक करेंगे, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अग्रसर होंगे, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे। वेस्टर्न कल्चर का मेन पॉइंट जो था वो कंज्यूमराइजेशन था, कि हम भौतिकवादिता की तरफ बढ़ेंगे, सिर्फ भौतिक चीजें, सिर्फ मनी, कैपिटल ही सब कुछ है। ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, चाहे फिर क्या होने लगा, एथिकल वैल्यूज क्या सही है या क्या गलत है, इनमें डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। ठीक है, इस कंज्यूमराइजेशन की वजह से करप्शन प्रेवलेंट हुआ। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीजें थी करप्शन से रिलेटेड या जो भी ये चीजें थी वो सारी चीजें डेवलप होने लगी। किस लिए, क्योंकि कल्चरल सुप्रीमेसी वहां की थी। हमें ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ ये मान बैठे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है वो सही है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है उसको हमें अपनाना है, मिमिक करना है। ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन हुआ, फिर यहां हम पहुंचे, और एथिकल वैल्यूज क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट कंडक्ट, व्हाट इज रॉन्ग कंडक्ट, वो हम पूरी तरीके से नकार के हम अंधे तौर पर ब्लाइंडली हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया, जिसने इस तरह की बुराइयों को जन्म दिया। वीकन सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, समाज के जितने भी नियम कानून वगैरह हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी संस्कार हैं, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, जो एक रूल्स रेगुलेशन से समाज चलता है, उन रूल्स रेगुलेशन को पे एक बहुत बड़ा प्रहार किया किसने, ग्लोबलाइजेशन ने। कि पहली चीज ये होती थी हमें शादी करनी है, और ये शादी जो है वो 7 जन्मों का बंधन है, ये हमारे समाज में एक पॉइंट प्रेवलेंट था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने क्या कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, डाइवोर्स, ये अगर हुआ तो आप बिल्कुल अलग हो सकते हो। तो इससे क्या हुआ, जो सोशल इंस्टीट्यूशन था, जो हमारे संस्कार थे, वो वीकन होने लगे। जो चीजें हमने ये सिखाई थी, हमारे समाज ने सिखाई थी कि ये 7 जन्मों का बंधन है, वो चीजें बिल्कुल सीधे लाके एक जन्म भी पूरा नहीं होने दिया, और डाइवोर्स वाली जो चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस की गई। ये किसकी देन थी, ये ग्लोबलाइजेशन की देन थी। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली जो थी, अब सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली वगैरह होती है वो सारी चीजें हुई। ज्वाइंट फैमिली जो थी वो न्यूक्लियस होने लगी। पहले दादा दादी के साथ रहा जाता था, चाचा ताऊ के साथ रहा जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा, सिर्फ मैं, वाइफ और बच्चे, ये इस तरह की फैमिली में होते हैं, न्यूक्लियस फैमिली। इस तरह की फैमिली में वो वैल्यूज क्या आ पाएंगी जो वैल्यूज एक ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी वगैरह ये सब दिया करते थे, या सिबलिंग्स में वो केयर और वो फ्रेटर्निटी वाली भावना आ पाएगी जब एक ज्वाइंट फैमिली में 18 या 19 लोग एक साथ रहा करते थे, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। राइज ऑफ डाइवोर्स केसेस, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये बात मैं पहले ही कर चुका। राइज चिल्ड्रंस ओल्ड एज इशू, कि बच्चों के और ओल्ड एज के इश्यूज बढ़ने लगे। पहले अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो किससे डिस्कस करते थे, पापा मम्मी जॉब पर हैं, दादा दादी से डिस्कस कर लेंगे, या बड़ी कोई सिस्टर है, ताऊ ताऊ जी की लड़की या बुआ वगैरह है, उनसे सारी चीजें डिस्कस होती थी, वो चीजें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाती थी। लेकिन न्यूक्लियस फैमिली में क्या होने लगा कि बच्चे खुद में ही रह गए, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उस तरह से डिस्कस नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली के, जिस तरह से उनको डिस्कस करना चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, चिल्ड्रंस के इश्यूज होने लगे। ठीक है, पॉस्को एक्ट जो आया है वो किस लिए आया है, एक्ट कभी भी कोई आएगा तो सोसाइटी के पीछे पीछे आएगा, सोसाइटी में अगर कोई चीजें होंगी तो वो उसके लिए एक एक्ट लाया जाएगा। तो पॉक्सको एक्ट कब आया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2013, ये 2013 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि सोसाइटी में चिल्ड्रंस के इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, ओल्ड एज इश्यूज, कि पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे,
बच्चे जो थे उनका दायित्व होता था, ऋण होता था, एक पितृ ऋण जो आप एथिक्स में पढ़ेंगे, एक ऋण होता था जो उनको एक डेप्ट इंडेप्टेड रहते थे, एक ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन होती थी कि हमें हमारे माता पिता की सेवा करनी है। लेकिन जैसे ही वो चीजें ग्लोबलाइज्ड हुई, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया गया, पैसा, भौतिकवादिता, कि हमें सिर्फ मनी एक्वायर करना है विथ एनी मीन्स, ठीक है, चाहे वो एथिकल हो चाहे वो नहीं हो। ये एथिक्स समझाने वाले भी हमारे घर के बड़े बूढ़े हुआ करते थे, जिनके लिए अब इश्यूज पैदा होने लगे। ज्वाइंट फैमिली ही नहीं रही तो घर के बड़े बुजुर्ग नहीं रहे जो ये बताने के लिए आपके सामने नहीं थे कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में है तो कोई बताने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई बड़ा नहीं है जो आपको ये बता सके कि अगर तुम ये कुछ कर रहे हो तो ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ओल्ड एज इश्यूज कैसे हुए कि जब बड़े बूढ़े साथ नहीं होंगे तो ओल्ड एज होम्स वगैरह में वो लोग जाने लगे, उनकी सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आने लगी, उनके पास उतनी मनी, उतने संसाधन, उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाए जो एक जॉइंट फैमिली में जो केयर उन्हें मिल पाती थी वो न्यूक्लियस फैमिली होने की वजह से ओल्ड एज होम्स में उनको नहीं मिल पाई। तो जब हमारा भविष्य खतरे में है, जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके साथ इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन कितना वर्थ है, ये एक पॉइंट यहां पर आता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है सोशल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो इसमें यही लिखना है, वही बैलेंस्ड आंसर आपको लिखना है, 3 पॉइंट पॉजिटिव 3 पॉइंट नेगेटिव, 50 वर्ड्स में इसका क्वेश्चन आएगा। डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी और कल्चर, या हाउ इंडियन कल्चर अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। अगर नेगेटिव चीजें पूछी जाए, अगर क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी, तो फिर ये सारी चीजें नेगेटिव ही नेगेटिव लिखनी है, उसमें कोई चीज पॉजिटिव आएगी नहीं। अगर सीधे पॉजिटिव चीजें पूछी जाए पॉजिटिव लिखना है, या फिर अगर सिर्फ इंपैक्ट पूछ लिया गया, वो कुछ नहीं वो बोल रहा कि आपको पॉजिटिव बताना है नेगेटिव बताना है, तो एक बैलेंस्ड आंसर लिखना ही आपको अच्छे मार्क्स दिलवा पाएगा। वहां गड़बड़ नहीं करनी है कि आपने सीधे तारीफें ही लिख दी साहब ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन तो बहुत ही बढ़िया है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो जाता है, हमें बढ़िया म्यूजिक सुनने को मिलता है, हॉलीवुड या मूवीज देखने को मिल रही हैं बढ़िया, और सारी चीजें कल्चर इधर से उधर जा रहा है और मजे ही मजे हो रहे हैं, ये चीजें नहीं लिखनी है। अगर सीधे इम्पैक्ट पूछा गया है तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर के तौर पर आगे बढ़ना है। पॉलिटिकल डायमेंशंस की हम बात करें, राजनीतिक कारण, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राजनीतिक क्या चेंजेस आए, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ी। जब रूसो ने किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिस पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, तो हमें ये पढ़ने को मिला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें पढ़ने को मिली, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिली कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से किस तरह से एक देश ने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपने राजा को, राजतंत्र को उखाड़ फेंका और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया। जिस डेमोक्रेसी का जो बेस था वो था इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। यहां से चीजें आई, लिबर्टी, फ्रीडम और एक्सपेंडेड द डेमोक्रेसी। तो ये चीजें कहां, किस वजह से सीखने को मिली हमें? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जब भूमंडलीकरण हुआ, जब हमें देखा गया, चीजें हमें पता चली कि किस तरह बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है, तभी तो हमने ये चीज सीखी। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि इक्वालिटी या फ्रीडम जो है वो कौन सी चिड़िया का नाम है। ठीक है, हम तो बढ़िया आराम से अंग्रेजों के नीचे रह रहे थे, लेकिन जब वहां ये 1750 में या 1780 में जब ये चीजें हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस समय हम ये सोचने समझने पर मजबूर हुए कि इस तरह की चीजों के लिए हमें लड़ा जाना चाहिए, और किस तरह लड़ा जाना चाहिए, किस तरह के जो वॉर होगी, वो रिवॉल्यूशन जो होगा वो हमें लड़ना चाहिए, वो हमें इंस्पिरेशन बाहर के देशों से मिली। नेशंस को इंटरडिपेंडेंट बनाया, ठीक है, कि आज कोई भी पॉलिटिकल मॉडल कोई यूज किया जाता है या पॉलिसी कोई भी बनाई जाती है, तो वो देखा जाता है कि बाहर की कंट्रीज में वो कितनी सक्सेसफुल हुई। अगर वो वहां सक्सेसफुल हो रही है तो उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके उसको यहाँ डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बड़ी है, बाहर की कंट्रीज से हमें चीजें समझने सीखने को मिली, ठीक है, और हम भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहां के लिए सेट कर पा रहे हैं। तो इसने क्या किया, नेशंस को इंटरडिपेंडेंट बनाया पॉलिटिकली, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व डिप्लोमेटिकली, ठीक है। अब वॉर वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती, डिप्लोमेसी से चीजें खत्म हो जाती है कि अगर ये इश्यू नहीं हुआ तो हम भाई तुम्हारा पानी रोक देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं पानी मत रोको, ये हम कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इस तरह से डिप्लोमेसी, और डायरेक्टली हमें कोई धमकी भी नहीं देनी पड़ती, उन्हें ऑटोमेटिकली ये चीज एहसास होता है कि अगर इनकी ये चीज नहीं मानी गई इस पर्टिकुलर कंट्री की, तो ये हमारे साथ इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। तो इस
सारी चीजों को देखते हुए डिप्लोमेसी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, और सारी कंट्रीज एक दूसरे को समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। इट एनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। स्टेट की कैपेसिटी बढ़ गई, स्टेट पहले जिस तरीके से काम करता था उस तरीके से अब नहीं करता, अब वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। कैसे बढ़ चुकी? क्योंकि हमने बाहर से ये एग्जांपल्स देखे, ई गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ई गवर्नेंस से क्या हुआ, चीजें और ज्यादा फास्ट होने लगी, ठीक है। चीजें, करप्शन बहुत कम होने लगा, चीजें ट्रांसपेरेंट होने लगी, ठीक है। ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, कोई फॉर्म फिल करना है, कुछ अप्लाई करना है, या कुछ भी टेंडर वगैरह निकलना है, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगे। तो ये सारी चीजें हमने कहां से सीखी? ये चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की कैपेसिटी बढ़ी, ठीक है, जिससे हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया गया। इट इम्पेक्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ये अभी तक तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ रहे थे, वही अब नेगेटिव पढ़ेंगे। सोवरेनिटी, ठीक है। सोवरेनिटी क्या होता है कि एक देश अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वो उस देश का इंटरनल मैटर है वो डिसीजन लेना, और वो इंटरनली उस डिसीजन को लेगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले पहले ये सोचना पड़ता है कि इस डिसीजन की वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पड़ोसी देशों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उन देशों ने अगर कुछ हमारे किसी डिसीजन से प्रॉब्लम होती है तो क्या वो काउंटर कुछ हमारे ऊपर एक्ट ना कर दे, काउंटर एक्ट ना कर दे। तो इस वजह से क्या हुआ, हमें कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, डिप्लोमेटिकली सोचना पड़ता है, और फिर वो डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमारे लिए जो सही है वो सही है, हमें वो डिसीजन लेना है। लेकिन अब हमारे लिए भी वो सही होना चाहिए, और आसपास के लिए भी वो बहुत ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। कि हमने अगर कोई डैम वगैरह हमें बनाना है कहीं बॉर्डर एरिया में, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, हमने बना दिया डैम, लेकिन उस डैम को बनाने से हमारे उस पर्टिकुलर नेबरिंग कंट्री पे कितना असर पड़ेगा, वो उसकी वजह से क्या काउंटर एक्ट करेगा, वो चीजें हमें सोचनी पड़ती है। तो इससे क्या हुआ, सोवरेनिटी इफेक्ट हुई बहुत ज्यादा, ठीक है। टेक्निकल कॉलोनिज्म, कि अब क्या हुआ, जितनी भी एमएनसीज वगैरह है ये क्या कर रही है, ये टेक्नोलॉजी यहाँ ला रही है, और उस टेक्नोलॉजी से आप ये समझिए कि आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, क्या आपका सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में है? क्या आपका पूरा डेटा जो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, या आपके जो भी मैसेजेस में है, क्या वो डेटाबेस आपके पास है, या आपके स्टेट में है, या आपके कंट्री में है? नहीं है। वो डेटाबेस के कहाँ हेडक्वार्टर्स में, कौन सी कंपनी के कहाँ हेडक्वार्टर्स में सेव्ड है, ये आप नहीं जानते, और उनका उस पर पूरा कंट्रोल है, ठीक है। अगर वो उस डेटा से छेड़छाड़ करते हैं, उस डेटा को यूज करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो पूरा डेटा उस कंपनी, वो कंपनी ओन करती है, चाहे वो आप टेलीग्राम यूज कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप या कहीं भी आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, डेटा अपलोड कर रहे हो, या कुछ भी चीज आप यूज कर रहे हो टेक्निकली, तो वो टेक्निकल कॉलोनिज्म हो गया है, ठीक है। कि वो पूरी तरह से कंट्रोल उनका है आपके ऊपर, ठीक है। आपको बहुत इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, अगर वो कंपनीज पर्टिकुलरली चाहे तो। चाहे इकोनॉमी को चेंज करने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से बात हो, आपको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है सोशल मीडिया एप्स के द्वारा। तो इससे क्या हुआ है कि टेक्निकली वो एडवांस हो चुके हैं, टेक्निकली वो हम पे डोमिनेट कर रहे हैं हर चीज। कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडियन सोशल मीडिया ऐप है, जो इंडियन ऐप है और बहुत ज्यादा फेमस हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड? नहीं। कितनी ऐसी बाहर की सोशल मीडिया ऐप है जिनके डेटाबेस जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में है, या मैं इंडिया छोड़ो, आप एशिया में है? नहीं। वो सारा डेटाबेस, जो भी डेटा अपलोड हो रहा है, या जो भी मैसेज वगैरह हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, डेटा किसी भी फॉर्मेट में जा रहा है, वो डेटाबेस उन्हीं के हेडक्वार्टर्स में सेव्ड है, और वो उन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट गिव कंसेप्ट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, कि एक दूसरे के उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना एक दूसरे के मामलों में, ठीक है। ग्लोबलाइज तो हम हो गए हैं, लेकिन एक राइट्स ऑफ द स्टेट, राइट्स ऑफ द स्टेट मैंने बता ही दिया कि भाई कोई भी डिसीजन लेने वाले स्टेट का राइट क्या होता है, कि वो डिसीजन लेने के लिए आत्मनिर्भर है, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, ठीक है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो राइट जो डिसीजन लेने का है वो छिन रहा है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं छिन रहा, आप कर कुछ भी सकते हो, लेकिन करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि नेबरिंग कंट्रीज पर उसका क्या इंपैक्ट है, और अगर हमने ये पर्टिकुलर स्टेप चलते हैं, ये पर्टिकुलर काम हम करते हैं हमारे लोगों की भलाई के लिए, तो वो उस पर क्या काउंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टेट के राइट्स
चेंज हो रहे हैं। टेक्निकल डायमेंशंस की हम बात करें तो ये इट गेव बर्थ टू टेक्निकल रिवॉल्यूशन। ठीक है, टेक्निकल रिवॉल्यूशन हो गई, ग्लोबल लिंक जो है वो बढ़ गया कि आप यहाँ बैठे बैठे, ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है, इसकी वजह से ही तो आप मुझे कहाँ कहाँ बैठे सुन रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं आप इजीली। ठीक है, नहीं तो आपको क्या होना पड़ता, मेरी क्लासेस लेने के लिए यहाँ आना पड़ता। लेकिन अभी इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की वजह से ही ये संभव हो पा रहा है कि मैं यहाँ पर अपने तरीके से आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप अपने जगह पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में मुझे सुन पा रहे हैं, ये चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, और इवेंचुअली जब आप तैयारी आपकी हो जाएगी तब आपको एग्जाम देने फिर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें आधी सिंप्लीफाइड हो गई, जहां आपको तैयारी करने यहाँ आना पड़ता, चीजें आप हम फिजिकली समझते एक दूसरे के सामने बैठकर, वो अब चीजें कैसे संभव हो पा रही है, बहुत दूर से भी आप इस चीज को समझ पा रहे हो। तो ये ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, ये जो आइडिया, जो टेक एजुकेशन में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये चेंजेस किस वजह से हुए, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो हुए हैं, नहीं तो ये चीजें कब आज के 10 साल पहले संभव हो पा रही थी, ये नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई है जिससे ये संभव हो पा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर ऐप खोलते हैं, लॉग इन करते हैं अपना, और उस लॉग इन से आप मुझे घर बैठे ही सारी चीजें पढ़ पा रहे हैं, सारी चीजें समझ पा रहे हैं। ये इसको थैंक्स कहना चाहिए हमें ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबल लिंक, एक लिंक क्रिएट हो गया आपके और मेरे बीच में। अब आप कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं भी लॉग इन करके कहीं भी कोई भी क्लास सुन सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज नहीं होती तो क्या होता, जो मैं पढ़ा रहा होता वही आपको पढ़ना होता, वो भी रियल टाइम में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। ठीक है, लेकिन अब कितनी सिंप्लीफाइड चीजें हो गई ये चीजें, ये किस लिए हुई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो टेक्निकल रिवॉल्यूशन हुआ है, उस टेक्निकल रिवॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल लिंक क्रिएट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जिसने चीजों को इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम कहीं भी बैठे कुछ भी काम कर सकते हैं। एक्सपेंडेड स्टेट्स कैपेसिटी, स्टेट की कैपेसिटी बढ़ गई। स्टेट की कैपेसिटी कैसे बढ़ गई, जिस तरह से टेक्निकल रिवॉल्यूशन यहां हुआ, टेक्निकल एजुकेशन में हुआ, हर फील्ड में हुआ है, हेल्थ में भी हुआ है, एजुकेशन में आप देख रहे हैं, सीधा एक एग्जांपल है। हेल्थ में क्या हुआ है कि आप पहले जहां आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, उसके बाद चीजें क्या होने लगी, आप हॉस्पिटल पहुंचते थे, पता चलता डॉक्टर तो है ही नहीं। सेकंड फेज क्या आया कि आप पहले कॉल कर लेते थे, डॉक्टर साहब हैं, हाँ है, आ जाओ। थर्ड फेज क्या हुआ कि आप अपॉइंटमेंट लेने लगे कि डॉक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है शाम को 6 बजे। फोर्थ फेज क्या हुआ, अब आपको जाना ही नहीं पड़ रहा है, आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है। डायग्नोसिस हो रहा है तो वो आप करवाओगे, आप रिपोर्ट्स लाओगे, वो पीडीएफ आप ऑनलाइन शेयर करोगे, जैसे हमारी ऐप है वैसे ही डॉक्टर्स की ऐप है। ठीक है, वहां आप चीजें अपलोड करोगे, वो सारी चीजें आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपसे सुनेंगे, समझेंगे, और आपको पर्टिकुलर दवाइयां या मेडिसिन वगैरह जो भी है वो बता देंगे, या और कोई टेस्ट अगर उन्हें रिकमेंड करना होगा तो वो कर देंगे। ठीक है, ऑपरेशन अगर हो रहा है तो वो भी दूर से कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, कोई सर्जन बैठा हुआ है, और वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ऐसे 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 करना है, और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, वो सर्जरी सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन रिकमेंड की डॉक्टर ने, तो आपको घर से निकलना भी नहीं पड़ रहा मेडिसिन लाने के लिए, आप डायरेक्ट ब्लिंकिट पे या ऑनलाइन या कहीं भी वो मेडिसिन वगैरह या कुछ भी चीज जो भी है पर्टिकुलर चीज वो आप मंगवा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो एप्लीकेशन से जो रिवॉल्यूशन हुआ, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ फील्ड में हो, चाहे ग्रोसरी फील्ड में हो, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई। जब इन सब फील्ड में हो रहा था तो गवर्नेंस क्यों नहीं, ई गवर्नेंस हुआ। आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए पहले एक बहुत लंबी लाइन लगती थी, जिस लाइन में आपको लगना पड़ता था, और वो लाइनें पता नहीं कितनी जगहों पर लगती थी, वो सारा पैसा वहां इकट्ठा होता था और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जमा होता था। ठीक है, एक ही महीने का रेवेन्यू संभालने के लिए 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था, वो कलेक्शन हेडक्वार्टर्स जो हेड ऑफिस पहुंचता था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वहां पहुंचने में ही काफी टाइम लग जाता था। लेकिन अब सिर्फ एक क्लिक आपको करना पड़ता है, बिल जनरेट होता है, बिल सबमिट होता है, और सीधा रेवेन्यू कहां पहुंचता है, अकाउंट्स ऑफिस में। ठीक है, और वो उसको जो भी उनकी अकाउंटिंग वगैरह होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाती है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई, ई गवर्नेंस। अब आपका बिल ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो आपको कोई कंप्लेंट डालनी है, कोई ग्रीवेंसेस हैं आपके, तो वो भी आप ऐप पे डायरेक्ट आप लॉग इन करके आप वहां बता सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले क्या होता था, आपको पर्टिकुलर सब डिवीजन ऑफिस जाना पड़ता था, आपको पर्टिकुलर असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर से बात करनी पड़ती थी कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बिजली नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे संभव हो पा रही है, ये सारी चीजें संभव हो पा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो स्टेट्स की कैपेसिटी बढ़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, ई गवर्नेंस हुआ।
और ई गवर्नेंस ने सारी चीजें बदल के रख दी, बहुत चीजें फास्ट हो गई हैं, चाहे वो आपको कंप्लेंट लिखवानी हो, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे कैसे इंपैक्ट हुआ? एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट हुआ, पहली बात तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ गई? एनपीके वगैरह, हमें ऐसी बुक्स लिखी गई एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमें पता ही नहीं था पहले कि सॉइल को फर्टाइल होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है। लेकिन वो चीजें कहाँ से मिली? वेस्टर्न कंट्रीज से मिली। लेकिन हमें फर्टिलाइजर कहाँ से मिला? रशिया से मिला। तो ये सारी चीजें मिलकर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हुआ। ठीक है, कि पहले एग्रीकल्चर तो हो गया, आपने ठीक है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, आपकी पर्टिकुलर क्रॉप की क्वालिटी बढ़ गई, लेकिन वो क्वालिटी बढ़ने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना भी तो जरूरी है पर्टिकुलर मार्केट तक। वो अगर मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, या उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर क्रॉप को मार्केट तक पहुंचने में उसके शेल्फ लाइफ से ज्यादा टाइम लग गया, तो फिर वो किसी मतलब की चीज है ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन ने इंप्रूव किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कि स्टोरेज कैपेसिटी, अगर कोई चीज है, कोई फूड आइटम है या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूस हो गया एग्रीकल्चर से, वो एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा यहाँ से हो गया प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन अगर अब अगर उसको कोल्ड स्टोरेज के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है, पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल पा रहा है कि वो कोल्ड स्टोरेज हो जाए, तो वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से मिली? ग्लोबलाइजेशन से। अब कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसके पास है? वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। जैसा कि मैंने कहा, सोशल मीडिया एप्स आप इतने यूज करते हैं, डेटा इतना फ्रीक्वेंटली अपलोड होता है, वो डेटा, वो जो डेटाबेस है वो है कहां पर? उसका कंट्रोल किसके पास है? तो कंट्रोल सारा टेक्नोलॉजी का किसके पास है? वेस्टर्न कंट्रीज पर। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आज आज हम यूज करते हैं। वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमें पोजीशन बताता है अपनी, कि आपकी लोकेशन कहां पर है। वो जो सैटेलाइट जो यूज हो रहा है वो कहाँ का यूज हो रहा है? यूएसए का यूज हो रहा है। वो पूरी टेक्नोलॉजी कहाँ की यूज हो रही है? यूएसए की। अगर कल कोई वॉर होती है, हमने अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लॉन्च किया है, नाविक इसका नाम है। तो आ, मैं बता देता हूँ उसका, नाविक, नाविक नाम है। ये इंडियन जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम है इंडिया का, नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये इसका पूरा बेसिक फॉर्म है। 7 सैटेलाइट्स हैं इसमें। ठीक है, तो हमने ये यूज करने का कारण क्या था? हम जीपीएस तो इतना एक्यूरेट है, पूरा वर्ल्ड जीपीएस यूज कर रहा है। ठीक है, यूएस की टेक्नोलॉजी है, ग्लोनास एक अलग वो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स हैं सबके पोजिशनिंग सिस्टम्स, लेकिन हम जीपीएस यूज क्यों नहीं कर रहे? हम नाविक यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीपीएस का पूरा कंट्रोल जो था वो यूएसए के पास था। अगर कल हम वॉर हो जाता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, या कोई भी आसपास की कंट्रीज से वॉर हो जाता है हमारा, और हम अगर ये देख ही नहीं पा रहे जीपीएस से कि उनके टैंक्स वगैरह कहाँ है, या हमारी पर्टिकुलर टैंक की लोकेशन कहाँ है, अगर उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है उस डेटा को, क्योंकि कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी किसके पास है? वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज उस डेटा को मैनिपुलेट कर देता है, तो अगर हम मान लीजिए रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं पर्टिकुलर मिलिट्री बेस पर, लेकिन अगर वो डेटा मैनिपुलेट करके, अगर हमें वो चीज दिख ही नहीं रही, ऑन मैप हमें दिख रहा है कि ये मिलिट्री पोजीशन है एनिमी कंट्री की, लेकिन अगर वहां पर सिविल अगर सोसाइटी हुई, सिविल लोग रह रहे हुए, या सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री रह रहे हुए, तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। उस डैमेज को रोकने के लिए हमने क्या किया? नाविक को यूज किया, क्योंकि वो जो जीपीएस की जो सिस्टम था, वो पूरा कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी किसके पास था? वेस्टर्न कंट्रीज के पास था। हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैंने लिया है, छोटे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया एप्स वाला एग्जाम्पल जो है वो छोटा एग्जाम्पल है, कि डेटाबेस का पूरा कंट्रोल जो होता है वो किसके पास होता है? वेस्टर्न कंट्रीज के पास होता है, सोशल मीडिया एप्स पर। ठीक है, लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पर हम बात की जाए तो जीपीएस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का। इस कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जीपीएस की जो टेक्नोलॉजी का कंट्रोल था वो यूएस के पास था, इसीलिए हमने क्या किया? नाविक। वॉर सिचुएशंस में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है अगर हम पूरी तरह से जीपीएस पर निर्भर रहे तो।
साइबर क्राइम बढ़े, ठीक है। पहले ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन होता नहीं था इतना, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे। साइबर क्राइम छोटे लेवल पर अगर हम बात करें तो किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस ले लेना, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना क्या कहलाता है? ठीक है, किसी किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप चाहे वहां पासवर्ड यूज कर लो, किसी और की आइडेंटिटी यूज कर लो, आईडी यूज कर लो, तो क्या होगा, वो साइबर क्राइम है। ये एक बहुत छोटा एग्जांपल है। बड़े लेवल पे हम अगर हम एग्जांपल ले, तो अगर आज कोई एनिमी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के, ठीक है, एक कंट्री अपनी एनिमी कंट्री के पावर प्लांट्स पे या एनी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है वहां पर, एनर्जी जनरेट जहां पर हो रही है या पावर प्लांट जहां पर है, उसका अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया जाता है तो कितनी बड़ी ब्लंडर हो सकती है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं महाराष्ट्र, पूरा सिस्टम सर्वर्स वगैरह चलता है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन चलता है। अगर किसी सर्वर या किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके पूरी एनर्जी सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट या ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई अपन लेते हैं, अगर उसको जीरो कर दिया जाए, ठप कर दिया जाए पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, तो क्या होगा, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में एनर्जी सप्लाई जीरो, स्टॉक एक्सचेंज काम नहीं करेगी, और 1 घंटे का लॉस अगर आप देखें उसकी वैल्यू, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितना हो सकता है। तो ये साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा, इनको टैकल करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स भी उतना ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोशल सब्जेक्ट जो होते हैं, ज्योग्राफी, आजकल हर कोई बच्चा 10th के बाद क्या करता है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे साइंस मैथ्स की तरफ जाना है, साइंस मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, ठीक है, प्रोग्रामर बनना है। लेकिन सोशल सब्जेक्ट जो थे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीजों, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स की तरफ जो इंटरेस्ट है बच्चों का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की तरफ ये दुनिया भाग रही है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ओजोन होल की बात की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम जितने भी टेक्निकल चीजें यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज आज हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मान लीजिए या ये स्मार्ट बोर्ड मान लीजिए, अगर कल को ये ई वेस्ट बनता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट को इवेंचुअली डिग्रेड करने ही वाला है। कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप अपना लैपटॉप, मोबाइल फोन या जहां भी जो भी चीज आप अभी इस टाइम यूज कर रहे हैं, वो चीज आगे आने वाले 10 साल या 15 साल में ई वेस्ट में कन्वर्ट होने वाली है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो इवेंचुअली एनवायरनमेंट में कार्बन एमिट करेगी, जो इवेंचुअली एनवायरनमेंट में लेड, आर्सेनिक जैसे डेंजरस एलिमेंट जो है वो देगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन होल होगा, और क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ेंगे, जो फ्लड्स और अदर चीजें, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ हम आगे अग्रसर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स हमने अलग अलग डायमेंशंस में देखा। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की कि इकोनॉमिक्स के लिए ग्लोबलाइजेशन कितना अच्छा है, कितना बुरा है। उसके बाद हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की कि पॉलिटिक्स को किस तरह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट करता है। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, और सोसाइटी एंड कल्चर पर क्या इसका प्रभाव रहता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। प्रोसेस ऑफ चेंज में हमें सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है कि वो जो पर्टिकुलर चेंज हो रहा है, संस्कृताइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आखिर में है क्या। ठीक है, वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो सीधे सीधे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर चीज ऑन अ पर्टिकुलर डायमेंशन, डिस्क्राइब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन ऑन ए पर्टिकुलर डायमेंशन, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, या फिर सीधा वो इम्पैक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है, उसमें ग्लोबलाइजेशन भी एक टॉपिक था जो हमने आज कवर किया। आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रोसेस ऑफ चेंज को ही आगे बढ़ाएंगे और आगे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक में चलेंगे, जो चैलेंजेस बिफोर सोसाइटी है, डाइवोर्स, डाउरी, और ये सारी चीजें भी उसमें डिस्कस होगी। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें धीरे धीरे, इसका जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप लेक्चर्स रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीजें आपके याद होती रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती रहेगी, और जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो इजीली वो चीजें उतरती हुई चली जाएगी। आज इतना ही
ये कंप्लीट हो चुका है अपना ग्लोबलाइजेशन के अलावा मुझे लगता नहीं है कुछ है। ठीक है, एक वो पढ़ लेते हैं अपन, एक फाइनल, एक ठीक है बंद जो वो होता है, कंक्लूड कर देते हैं इसको। ठीक है कि ठीक है, पॉजिटिव चीज हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इसने बढ़ाया है, टेक्निकल रिवॉल्यूशन इसमें हुई है, एनहांस इंटरडिपेंडेंसी इसकी बढ़ी है नेशंस की, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसकी बढ़ी है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें पॉजिटिव हुई जो हमने पहले पढ़ ली है। बेसिकली ये स्लाइड वही है जो अभी तक हमने पढ़ा, उसका ही एक फाइनल आउटकम है। ये सारी चीजें क्या थी, ये पॉजिटिव थी। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, टेक्निकल रिवॉल्यूशन हुआ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ी, ठीक है, एनहांसेस इंटरडिपेंडेंसी अमंग नेशंस हुई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन इट इम्पैक्टेड सोवेरेनिटी, ठीक है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। डायरेक्शन लेस वेस्टर्नाइजेशन, कि वेस्टर्नाइजेशन है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है, उसका रीजन क्या है, उससे क्या हमें पॉजिटिव चीज मिल रही है, वो चीजें हम पता ही नहीं कर पा रहे। डायरेक्शन लेस वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है। एनहांसेस द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, एमएनसीज बढ़िया प्रॉफिट ले रही हैं कहां से, पुअर कंट्रीज में, लेकिन वो जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। नियो कोलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये फाइनल इसका आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इन्हीं को वापस आपको रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए रेगुलरली। और इन द एंड होना क्या है कि क्वेश्चंस यहीं से बनने हैं सीधे सीधे, ठीक है। ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जो सोशियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा उनको घुमाकर पेश नहीं किया जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं उनको आप सीधी तरीके से लिख देंगे, ठीक है, कोई आर्टिस्टिक उसमें राइटिंग की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर आपसे चीज पूछी जा रही है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड आपको कंप्लीट करनी है, और वो आपको 5 में से 3.5 नंबर आपको जरूर दिलवाएगा अगर आपने सीधे क्वेश्चन की डिमांड आपने अच्छे तरीके से पूरी की है। तो पर्टिकुलर जो स्पेस है वो स्पेस पूरा फिल करना है, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें 2016 में, 2018 में, 2021 में, इन पर्टिकुलर 3 सालों में सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 नंबर में या 5 नंबर में, वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूंगा। और आप ये भी देखेंगे कि जो हमने क्लासेस ली हैं उन क्लासेस में ही उनके आंसर थे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, आगे शुरू करते हैं, सोशियोलॉजी कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। थैंक यू।